क्या कोई इतना शातिर हो सकता है कि रातों रात बैंक की तिजोरी से 19 किलो सोना गायब कर दे? 18 नवंबर 2024 की वो रात, जब वारंगल के रायपर्थी में सन्नाटा पसरा था। कुछ अनजान लोग एसबीआई की एक शांत शाखा के पीछे पहुंचते हैं। उनके हाथों में गैस कट्टर थे और उनका इरादा था करीब 13.6 करोड़ रुपए की डकैती का। बैंक के अलार्म सिस्टम और बिजली के तारों को काट दिया गया, कैमरे तोड़े गए और डीवीआर भी चुरा लिया गया। जब अगली सुबह बैंक का शटर खुला तो अंदर का नजारा देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। इस डकैती के मास्टरमाइंड नवाब हसन ने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात एसबीआई के स्ट्रांग रूम में असल में क्या हुआ था? 18 नवंबर 2024 की रात करीब 11 बजे का समय था। वारंगल जिले के रायपर्थी कस्बे में दिन भर की चहल पहल के बाद सन्नाटा उतर चुका था। सड़कें लगभग खाली थीं और दूर दूर तक केवल कभी कभार गुजरती गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कस्बे के बीच स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की शाखा भी रोज की तरह शाम को बंद हो चुकी थी। बाहर का शटर गिरा हुआ था और आसपास की दुकानें भी बंद थीं। सब कुछ सामान्य और शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन आधी रात के बाद उस सन्नाटे में कुछ परछाइयां धीरे धीरे सक्रिय हुईं। कुछ अज्ञात लोग बैंक के पीछे की ओर पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले उन्होंने आसपास का जायजा लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उन्हें देख न रहा हो। फिर उन्होंने अलार्म सिस्टम और बिजली के तारों को काट दिया, ताकि बैंक की सुरक्षा प्रणाली काम न कर सके। कुछ ही मिनटों में बैंक का पिछला हिस्सा अंधेरे में डूब गया। इसके बाद चोरों ने बैंक में प्रवेश करने की योजना को अमल में लाना शुरू किया। पीछे की ओर बने दरवाजे और खिड़की को निशाना बनाया गया। उनके पास गैस कटर जैसे उपकरण थे। गैस कट्टर की नीली पीली लौ अंधेरे में चमक उठी और धीरे धीरे लोहे की ग्रिल और दरवाजे का हिस्सा पिघलने लगा। कुछ समय की मेहनत के बाद उन्होंने रास्ता बना लिया और बैंक के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसने के बाद उनका लक्ष्य साफ था, स्ट्रांग रूम, यानी वह मजबूत कमरा जहां बैंक की तिजोरियां और कीमती सामान रखा जाता है। बैंक का यह कमरा विशेष रूप से मजबूत बनाया गया था। मोटी दीवारें और भारी दरवाजे इसे सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने मजबूत कमरे तक पहुंचने के बाद वहां मौजूद तिजोरियों और तालों को भी गैस कटर से काटना शुरू किया। धातु के कटने की आवाज और चिंगारियां कमरे में फैल रही थी। काफी मेहनत के बाद तिजोरी खुल गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस तिजोरी में लगभग 19 से 19.5 किलोग्राम सोना रखा हुआ था। यह सोना मुख्य रूप से ग्राहकों के गोल्ड लोन के रूप में बैंक में जमा था। उसकी कुल कीमत करीब 13 से 13.6 करोड़ रुपए बताई गई। चोरों ने व्यवस्थित तरीके से सोने के पैकेट और आभूषणों को अपने बैगों में भरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या और कहां रखा है। कुछ ही समय में उन्होंने तिजोरी में मौजूद अधिकांश सोना समेट लिया। इस दौरान उन्होंने बैंक की सीसीटीवी और सुरक्षा प्रणाली को भी निशाना बनाया। रिपोर्टों के अनुसार चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। कुछ कैमरों को तोड़ दिया गया, जिससे कोई दृश्य फुटेज उपलब्ध नहीं रह सका। बाद में सामने आई जानकारी के अनुसार शाखा में उस रात कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, अब जिससे चोरी की घटना का पता लगने में देर हो गई। डकैती की पूरी कार्रवाई कई घंटों तक चली। जब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है तो चोर उसी रास्ते से बाहर निकल गए जिससे वे अंदर आए थे। जल्दीबाजी या संभवतः जल्द निकलने की कोशिश में वे कुछ उपकरण वहीं छोड़ गए। घटनास्थल पर गैस कटर और कुछ अन्य सामान मिला, जिसका बाद में पुलिस ने निरीक्षण किया। ये सामान जांच के लिए अहम सुराग बन सकता था। सुबह होने तक बैंक के अंदर हुई इस बड़ी डकैती के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बाहर से बैंक वैसा ही दिख रहा था जैसा हर दिन दिखता था, शांत और बंद, लेकिन अंदर मजबूत कमरे की टूटी तिजोरी और खाली पड़े सोने के पैकेट इस बात की गवाही दे रहे थे कि रात के अंधेरे में यहाँ एक करोड़ों रुपए की सुनियोजित डकैती को अंजाम दिया जा चुका था। अगली सुबह रायपर्थी कस्बे में रोज की तरह गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की शाखा के कर्मचारी भी अपने नियमित समय पर बैंक पहुंचना शुरू कर चुके थे। जब शाखा के कर्मचारी, जिनमें बैंक मैनेजर भी शामिल थे, बैंक परिसर में पहुंचे तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। मुख्य शटर बंद था, जैसा कि हर सुबह होता था, लेकिन जैसे ही शटर खोला गया और कर्मचारी अंदर दाखिल हुए, उन्हें कुछ असामान्य दिखाई दिया। बैंक के अंदर हल्की अव्यवस्था थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनकी नजर बैंक के पिछले हिस्से की ओर गई, जहां दरवाजे और खिड़की के पास तोड़ फोड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लोहे की ग्रिल कटी हुई थी और धातु
के किनारों पर जलने के निशान थे, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि किसी गैस कट्टर जैसे उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। यह दृश्य देखकर कर्मचारियों के बीच चिंता फैल गई। मैनेजर और अन्य स्टाफ तुरंत बैंक के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही वे स्ट्रांग रूम यानी मजबूत कमरे के पास पहुंचे, उनकी आशंका और गहरी हो गई। मजबूत कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके आसपास धातु के कटे हुए टुकड़े पड़े थे। अंदर जाकर देखा गया तो स्थिति और भी गंभीर थी। तिजोरियां खुली हुई थीं और जिन लॉकरों में ग्राहकों के गोल्ड लोन के गहने रखे गए थे, वे लगभग खाली दिखाई दे रहे थे। कर्मचारियों को तुरंत समझ आ गया कि रात के दौरान यहाँ बड़ी चोरी हुई है। स्थिति को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में स्थानीय पुलिस को इस बड़ी घटना की जानकारी मिल गई और अधिकारियों की टीम बैंक शाखा की ओर रवाना हो गई। सूचना मिलने के बाद वारधन्ना पेट पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले पूरे बैंक परिसर का निरीक्षण किया और स्थिति का आकलन किया। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से बैंक में सेंध लगाई थी और सीधे स्ट्रांग रूम को निशाना बनाया था। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त पाए गए। कुछ कैमरे टूटे हुए थे, जबकि रिकॉर्डिंग सिस्टम से जुड़ा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर भी गायब था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि चोरों ने जानबूझकर निगरानी प्रणाली को निष्क्रिय किया था ताकि उनकी गतिविधियों का कोई वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध न रह सके। इस कारण घटना की रात के बारे में कोई भी दृश्य फुटेज पुलिस को नहीं मिल सका। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सील कर दिया। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बैंक के अंदर और स्ट्रांग रूम के आसपास बारीकी से जांच शुरू की। उन्होंने संभावित फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान और अन्य भौतिक सुरागों की तलाश की। वहीं डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से किसी संभावित गंध या रास्ते का पता लगाने की कोशिश की, जिससे चोरों के भागने की दिशा का अनुमान लगाया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कुछ उपकरण भी मिले, जिनमें गैस कटर और अन्य औजार शामिल थे। माना जा रहा था कि इनका इस्तेमाल ताले और धातु के दरवाजे काटने के लिए किया गया था। इन उपकरणों को पुलिस ने सबूत के रूप में जब्त कर लिया और आगे की जांच के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव ने बाद में बताया कि बैंक स्टाफ ने जैसे ही सुबह शाखा में तोड़फोड़ देखी, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और मामले में आधिकारिक केस दर्ज कर लिया गया। अब पूरे इलाके में इस बड़ी चोरी की खबर तेजी से फैल रही थी। लगभग 19 किलोग्राम से अधिक सोने की चोरी ने न केवल बैंक प्रबंधन बल्कि स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया था। बैंक की शांत इमारत अब जांच का केंद्र बन चुकी थी और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतनी बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले लोग आखिर कौन थे और वे कहां गायब हो गए। रेयापर्थी की एसबीआई शाखा में हुई इस बड़ी चोरी ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। लगभग 19 किलोग्राम से अधिक सोने की चोरी कोई साधारण घटना नहीं थी। बैंक परिसर में पुलिस, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अधिकारियों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी। अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो चुका था, सबूतों को इकट्ठा करना और चोरों तक पहुंचने के सुराग तलाशना। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम के आसपास और बैंक के पिछले हिस्से से कई उपकरण बरामद किए गए, जिनमें गैस कटर, वायर कटर और कुछ अन्य औजार शामिल थे। माना जा रहा था कि इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल दरवाजों, खिड़कियों और तिजोरियों को काटने के लिए किया गया था। इन सभी वस्तुओं को सावधानी से जब्त किया गया और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। फोरेंसिक टीम ने बैंक के अंदर और बाहर कई जगहों से फिंगरप्रिंट, जूतों के निशान, धातु के टुकड़े और कुछ रेशे, फाइबर भी इकट्ठा किए। जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि इन छोटे छोटे सुरागों से चोरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू कर दी। हालांकि बैंक के अंदर लगे कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे और डीवीआर भी चोरी कर लिया गया था, इसलिए वहां से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी। लेकिन जांचकर्ताओं ने आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। बैंक के आसपास की सड़कें, पास के दुकानों का पेट्रोल पंप और हाईवे के कैमरे इस जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। पुलिस ने उन रास्तों पर लगे कैमरों की फुटेज भी निकाली जिनसे चोरों के आने या भागने की संभावना थी। कुछ खेतों के पास लगे निजी कैमरों और हाईवे सर्विलांस कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी जाने लगी। स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की गई। कुछ लोगों ने बताया कि रात के दौरान उन्हें धातु काटने जैसी हल्की आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन उन्होंने उसे किसी निर्माण कार्य या सामान्य गतिविधि का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पास के बैंक में इतनी बड़ी डकैती चल रही है, इसलिए किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने जांच को तेज कर दिया। अधिकारियों ने 4 विशेष टीमों का गठन किया, जिनमें से हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। एक टीम घटनास्थल से मिले सबूतों का विश्लेषण कर रही थी, जबकि दूसरी टीम आसपास के इलाकों में जाकर गवाहों और
संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। तीसरी टीम मोबाइल फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की जांच में लगी हुई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना की रात इलाके में कौन कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे। चौथी टीम वाहनों की जांच पर ध्यान दे रही थी। पुलिस को शक था कि चोर किसी वाहन के जरिए आए और उसी से भाग निकले, इसलिए आसपास के टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप और मुख्य सड़कों की जानकारी जुटाई जा रही थी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे यह संभावना जताई जा रही है कि इस चोरी के पीछे एक संगठित गिरोह हो सकता है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर यह भी संकेत मिले कि गिरोह के कुछ सदस्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से जुड़े हो सकते हैं। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अन्य राज्यों में भी विशेष दल भेजे ताकि संदिग्धों के संभावित ठिकानों की जांच की जा सके। जांच में प्रौद्योगिकी का भी व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने बैंक के आसपास लगभग 200 मीटर के दायरे में लगे कैमरों की फुटेज को एक एक कर खंगालना शुरू किया। इसके अलावा इसी तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कुछ कैमरों की रिकॉर्डिंग में एक सफेद रंग की कार संदिग्ध रूप से इलाके में आती जाती दिखाई दी। पुलिस ने उस वाहन की गतिविधियों का समय और दिशा नोट की और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान करने की कोशिश शुरू की। अब जांच का एक बड़ा हिस्सा उस कार तक पहुंचने और उसके मालिक की जानकारी जुटाने पर केंद्रित हो गया था। अधिकारियों को यह भी पता चला कि संभवतः चोरों ने पहले से ही मोबाइल मैप्स और ऑनलाइन जानकारी की मदद से इस शाखा का चयन किया था। उन्होंने बैंक की संरचना, आसपास के रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया होगा। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए उपकरण भी उन्नत और पेशेवर स्तर के थे, जैसे गैस कटर, वायर कटर और अन्य औजार। इससे यह संकेत मिलता था कि इस काम में अनुभवी अपराधी शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस के सामने कई सुराग मौजूद थे। घटना स्थल से मिले उपकरण, फोरेंसिक नमूने, आसपास के कैमरों की फुटेज और संदिग्ध कार की जानकारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या इन सुरागों से पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने करोड़ों रुपए के सोने की इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया था? रायपर्थी की SBI शाखा में हुई करोड़ों रुपए की इस बड़ी चोरी की जांच कई हफ्तों तक लगातार जारी रही। पुलिस की विशेष टीमें अलग अलग राज्यों में सुरागों की तलाश कर रही थी। तकनीकी जांच, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और संदिग्ध वाहनों की जानकारी के आधार पर पुलिस धीरे धीरे गिरोह के करीब पहुंच रही थी। आखिरकार दिसंबर 2024 में इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। वारंगल पुलिस को खुफिया सूत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि इस चोरी में शामिल कुछ लोग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुए कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। इन छापों के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान उनसे इस बैंक चोरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे पूरे गिरोह की संरचना और योजना का खुलासा होने लगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की तलाशी लेने पर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। उनके कब्जे से 2.520 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.84 करोड़ रुपए बताई गई। यह सोना उसी चोरी का हिस्सा था जो रायपर्थी की SBI शाखा से चुराया गया था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की, जिसका इस्तेमाल घटना के दौरान किया गया था। हालांकि यह बरामद सोना चोरी किए गए कुल सोने का केवल एक हिस्सा था। फिर भी पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे चोरी की घटना और गिरफ्तार आरोपियों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद वारंगल के पुलिस आयुक्त अंबर किशोर झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना नवाब हसन है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जांच के अनुसार नवाब हसन ही वह व्यक्ति था जिसने इस बैंक चोरी की पूरी योजना तैयार की थी। पुलिस ने जिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें अरशद अंसारी, शकीर खान और हिमांशु बेगम चांद के नाम शामिल थे। ये सभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े बताए गए। वहीं गिरोह के 3 अन्य सदस्य जाखेर खान, अक्षय आम्बरे और सागर घोष अब भी फरार बताए गए, जिनकी तलाश जारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि गिरोह ने चोरी को अंजाम देने से पहले पूरी तकनीकी और भौतिक तैयारी की थी। जांच के अनुसार नवाब हसन पहले रायपर्थी आया था और बैंक शाखा का सर्वे रिकोनेंस किया था। उसने बैंक के आसपास के रास्तों, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित प्रवेश मार्गों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया था। इसके बाद 18 नवंबर की रात को गिरोह के सदस्य हैदराबाद से कार लेकर रायपर्थी पहुंचे। पुलिस के अनुसार वे रात लगभग 11 बजे बैंक के पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बैंक की बिजली और अलार्म सिस्टम के तार काट दिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था निष्क्रिय हो गई। इसके बाद उन्होंने बैंक के पीछे से अंदर प्रवेश किया और गैस कट्टर की मदद से स्ट्रांग रूम के लॉक काट दिए।
काफी समय तक काम करने के बाद वे तिजोरियों तक पहुंचने में सफल हो गए। पुलिस के अनुसार चोरों ने 3 लॉकरों को निशाना बनाया, जिनमें गोल्ड लोन के रूप में रखे गए आभूषण मौजूद थे। इन लॉकरों से उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 13.61 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चुरा लिए। चोरी पूरी होने के बाद उन्होंने बैंक की निगरानी प्रणाली को भी पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और डीवीआर को अपने साथ ले गए ताकि घटना की कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध न रह सके और उनकी पहचान न हो पाए। इसके बाद आरोपी उसी कार से सुबह होने से पहले हैदराबाद लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चुराए गए सोने को आपस में बांट लिया और फिर अलग अलग रास्तों से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर भाग गए। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए कम से कम 10 विशेष जांच टीमें तैनात कर दी थीं। इन टीमों ने लगातार कई राज्यों में जाकर जांच की, संदिग्धों पर नजर रखी और अंततः गिरोह के सदस्यों तक पहुंचने में सफलता पाई। जांच की वर्तमान स्थिति के अनुसार पुलिस अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2.52 किलोग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। हालांकि चोरी किए गए सोने का बड़ा हिस्सा अभी भी बरामद होना बाकी है। पुलिस की टीमें अभी भी सक्रिय हैं और फरार आरोपियों की तलाश में विभिन्न राज्यों में अभियान चला रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रयापर्थी की एसबीआई शाखा में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के कई महीने बीत चुके थे, लेकिन इस घटना का असर अभी भी स्थानीय लोगों के जीवन में बना हुआ था। बैंक की जांच चल रही थी, कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और पुलिस ने सोने का एक हिस्सा भी बरामद किया था। फिर भी जिन लोगों का सोना बैंक में रखा हुआ था, उनके लिए यह मामला अभी तक अधूरा था। अप्रैल 2025 तक, यानी घटना के लगभग 6 महीने बाद, रयापर्थी और आसपास के इलाकों के कई लोग गहरी चिंता और असमंजस में थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने सोने के आभूषण बैंक में गोल्ड लोन के रूप में जमा कराए थे। बैंक की तिजोरी से जो सोना चोरी हुआ था, तो उसमें इन ग्राहकों के गहने भी शामिल थे। कई ग्राहकों का कहना था कि इतने महीनों के बाद भी उन्हें न तो अपना सोना वापस मिला था और न ही स्पष्ट रूप से कोई मुआवजा मिला था। इससे धीरे धीरे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। इसी असंतोष के चलते एक दिन एसबीआई रायपर्थी शाखा के बाहर दर्जनों खाता धारक इकट्ठा हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने बैंक के सामने शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया और कुछ समय के लिए बैंक के मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया। उनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे जिन पर साफ शब्दों में लिखा था, हमारा सोना वापस करो, ग्राहकों को न्याय दो। लोगों की भीड़ में कई बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे व्यापारी भी शामिल थे। उनके चेहरों पर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। एक स्थानीय निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं, हमें न कोई साफ जवाब मिल रहा है और न ही हमारा सोना वापस मिला है। हमें जवाब चाहिए, हमें हमारा सोना वापस चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने परिवार की शादी ब्याह या आपात जरूरतों के लिए सोना बैंक में गिरवी रखा था। अब जब वह सोना चोरी हो गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बैंक और प्रशासन दोनों से ठोस कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि बैंक को ग्राहकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द या तो उनका सोना वापस दिलाना चाहिए या फिर उचित मुआवजा देना चाहिए। प्रदर्शन बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच मीडिया में भी इस घटना की चर्चा लगातार हो रही थी। कई समाचार रिपोर्टों में यह बताया गया कि पुलिस ने अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चोरी किए गए लगभग 19 किलोग्राम सोने में से केवल 2.52 किलोग्राम ही बरामद हो पाया है। इसका मतलब था कि लगभग 16 किलोग्राम से अधिक सोना अभी भी गायब था। रायपर्थी की एसबीआई शाखा में हुई यह बड़ी बैंक चोरी कई महीनों की जांच और कार्रवाई के बाद भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई थी। पुलिस ने लगातार प्रयास किए, कई राज्यों में छापेमारी की और गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। फिर भी इस मामले के कई पहलू अभी तक अधूरे थे। जांच के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं जरूर मिली। अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पूछताछ और छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2.52 किलोग्राम सोना बरामद भी किया, जिसकी कीमत लगभग 1.8 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। लेकिन यह सफलता आंशिक ही थी। बैंक से चोरी हुए कुल सोने की मात्रा लगभग 19 किलोग्राम बताई गई थी, जिसकी कीमत करीब 13 से 14 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। इसका मतलब था कि अभी भी लगभग 16 किलोग्राम सोना गायब था। ये सोना कहाँ गया, नींग किसके पास है और क्या इसे पूरी तरह बरामद किया जा सकेगा? ये सवाल अब भी जांच एजेंसियों के सामने खड़े थे। पुलिस के अनुसार गिरोह के अधिकांश सदस्यों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार था। माना जा रहा था कि उसी के पास चोरी के सोने का बड़ा हिस्सा हो सकता है। इसलिए पुलिस का ध्यान अब मुख्य रूप से उस फरार आरोपी को पकड़ने और बाकी सोना बरामद करने पर केंद्रित था।